नमस्कार दोस्तों, लाइफ चेंजिंग वीडियो बुक्स में आपका स्वागत है। जब आपको लगे कि सारी संभावनाएं खत्म हो चुकी हैं तो ये याद रखें, सारी संभावनाएं खत्म नहीं हुई हैं। रॉबर्ट एच शूलर की ये पुस्तक मुश्किलें हमेशा हारती हैं, संघर्ष करने वाले हमेशा जीतते हैं। थो टाइम्स नेवर लास्ट बट थो पीपल डू। खंड 2, ये जानें कि किस तरह आप भी संघर्ष करके सफल हो सकते हैं। समस्या को कभी बहाना ना बनने दें। अध्याय 3, अपनी समस्या को सही नजरिए से देखें। संघर्ष करने वाले लोगों में वह कौन सा रहस्यमय तत्व होता है जो उन्हें सफल होने की क्षमता प्रदान करता है? वे मुश्किल समय में क्यों डटकर खड़े रह पाते हैं जबकि बाकी लोग खड़े नहीं रह पाते? वे क्यों जीतते हैं जबकि बाकी सब हार जाते हैं? वे क्यों उड़ते हैं जबकि बाकी सब डूब जाते हैं? जवाब बहुत आसान है। इसका जवाब यह है कि वे अपनी समस्याओं को एक अलग तरीके से देखते हैं। वे समस्याओं को यथार्थवादी और व्यवहारिक ढंग से देखते हैं। वे उन 6 सिद्धांतों को समझते हैं जो सभी समस्याओं पर लागू होते हैं। वे कौन से सिद्धांत हैं? अगर आप उन्हें जान लें, समझ लें और उन पर अमल करें तो आप भी विजेता बन सकते हैं और मुश्किल समय को सफलतापूर्वक पार कर सकते हैं। शर्त लगा लें, ये रहे वे सिद्धांत सावधानी से पढ़ें और उन्हें अपने जीवन में उतार लें। सिद्धांत 1, हर जीवित इंसान के पास समस्याएं होती है। आपकी समस्या क्या है? क्या आप बेरोजगार हैं? अगर आप असंभावनापूर्ण चिंतक हैं तो शायद आप सोचते होंगे कि नौकरी आपकी सभी समस्याओं को सुलझा देगी। सच तो यह है कि नौकरी पेशा लोगों के पास भी समस्याएं होती हैं। अधिकांश नौकरी करने वाले लोग इस बारे में शिकायत करते हैं कि उन्हें सोमवार को सुबह काम पर जाना पड़ता है और असंख्य लोगों के पास ऐसी नौकरियां हैं जिन्हें वे पसंद नहीं करते। वे सप्ताह में 5 दिन दुख के साथ गुजारते हैं। वे जीने के लिए काम करते हैं, वे काम करने के लिए नहीं जीते। वे अपनी नौकरी से नफरत करते हैं। वे बेजान कदमों से ऑफिस या फैक्ट्री जाते हैं और एक बार वहां पहुंचने के बाद वे अपना बहुत सा समय नकारात्मक विचारों में लगाते हैं। वे अपना पूरा ध्यान अपनी नौकरी के कष्टकारी पहलुओं पर केंद्रित करते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि उनकी समस्याएं इस वजह से है क्योंकि उन्हें बॉस के अधीन काम करना पड़ता है। वे ये गलत अनुमान लगाते हैं कि अगर उनका खुद का व्यवसाय होगा तो वे खुश होंगे। ये सच है कि उन्हें इस तरह की काम करने की व्यवस्था में अधिक आनंद मिलेगा। बहरहाल, स्वयं रोजगार करने वाले कई लोगों के पास उन लोगों से ज़्यादा समस्याएं हैं जो दूसरों के लिए काम करते हैं। अधिकतम उत्पादन या लाभ के लिए उन्हें कर्मचारी मालिक संबंध और कर्मचारियों के मैनेजमेंट के बारे में चिंतित रहना पड़ता है। तो आप किसी बॉस के अधीन काम करते हैं। आप ऐसा सोचा करते हैं, परंतु शायद ये सच नहीं है। संभावना इस बात की है कि वह आपके लिए काम कर रहा है। हर व्यक्ति के पास समस्याएं हैं, बॉस पास भी और कर्मचारी के पास भी। तो फिर इसका हल क्या है? रिटायरमेंट। कितने सारे लोग 65 की उम्र तक पहुंचने के सपने देखते हैं, उस दिन की योजनाएं बनाते हैं जब वे सूरज की धूप में आराम कर सकेंगे, हर दिन का आनंद ले सकेंगे, किसी के प्रति जवाबदेह नहीं होंगे और आराम से जीवन गुजारने के लिए उनके पास पैसों की कमी नहीं होगी। ऐसा लगता है जैसे ये स्वर्ग हो, परंतु हकीकत में ऐसा नहीं होता। सेवानिवृत्त लोगों की अपनी समस्याएं होती हैं। रिटायरमेंट के बाद बहुत से लोग बोर हो जाते हैं। बहुत से लोग रिटायर होने के कुछ समय बाद बहुत हताश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें यह एहसास सताता रहता है कि वे कोई उपयोगी काम नहीं कर रहे हैं और बेकार हो गए हैं। कई तो दरअसल दोबारा नौकरी करने के बारे में सोचने लगते हैं। सफल लोग निश्चित रूप से उनके पास तो समस्याएं नहीं होंगी। सही, गलत। दरअसल इसका उल्टा सच है, क्योंकि सफलता समस्याओं को खत्म नहीं करती, ये नई समस्याओं को जन्म देती है। कल्पना कीजिए कि आप इतने अमीर हों कि आप साफ सफाई करने के लिए नौकर रख लें और उन सारे कामों के लिए भी जिनसे आप नफरत करते हो। बहुत अद्भुत और सुखद लगता है, परंतु ऐसा है नहीं।
मेरा एक मित्र परिवार बहुत अमीर है। मात्र $250 से उन्होंने छोटे से गैरेज में हाउस ट्रेलर के लिए वेनेशियन ब्लाइंड्स बनाने का बिजनेस शुरू किया। 1 साल बाद उन्होंने अपने सीमित लाभ से कुछ $1000 बचा लिए। 2 साल बाद उन्होंने इस रकम को $10,000 कर लिया। इस रकम से उन्होंने अपना पहला छोटा हाउस ट्रेलर बनाया जिसमें उन्हीं के बनाए हुए वेनेशियन ब्लाइंड्स लगे थे। बिक्री बढ़ती रही, उन्हें अच्छा लाभ होता रहा और उनकी संपत्ति बढ़कर $50,000 के करीब हो गई। और समय के साथ साथ उनका बिजनेस सुदृढ़ होता गया और फैलता गया। वे अपने छोटे ट्रेलर से निकलकर एक बड़े घर में रहने चले गए। कुछ साल बाद वे समुद्र किनारे रहने लगे और फिर 90 एकड़ के रैंच फार्म हाउस में, जहां उनके पास घरेलू काम करने के लिए कई नौकर थे। अब जब उनकी दौलत $10 करोड़ के पास पहुंच रही थी, उन्होंने बेवरली हिल्स कैलिफोर्निया में एक घर बनवाया। और अंदाजा लगाइए, उनके नए आलीशान घर में नौकरों के क्वार्टर नहीं है। क्यों? वे प्राइवेसी, एकांत ना मिले पाने से परेशान थे, जो नौकरों को रखने में खत्म हो जाती है। वे उन समस्याओं से थक चुके थे जो नौकरों के प्रबंध में आती है। वे नौकरों से उकता चुके थे। उन्होंने पाया कि नौकरों से जितनी मदद मिलती है उससे ज़्यादा कष्ट होता है, और इसलिए अब वे अपना भोजन खुद बना रहे हैं और अपना खुद साफ कर रहे हैं। हाँ, हर जीवित इंसान के पास समस्याएं होती हैं, यहाँ तक कि महत्वाकांक्षा विहीन व्यक्ति के पास भी अकर्मण्यता की समस्या होती है। परिणाम स्वरूप उसमें उत्साह व जोश की कमी होती है। वह शारीरिक ऊर्जा के निचले स्तर पर जीवन जीता है और बोर हो जाता है। बोरियत को सुख या संतुष्टि की स्थिति नहीं कहा जा सकता। जो महत्वाकांक्षा विहीन व्यक्ति समस्याओं से कतराता है, वह दरअसल नई समस्याएं खड़ी करता है। महत्वाकांक्षी व्यक्ति के साथ क्या होता है? वह विद्यार्थी जो एक ग्रेड के लिए मेहनत करता है, वह पर्वतरोही जो चट्टान के सिरे को पकड़कर ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है और अपने जीवन को खतरे में डालता है सिर्फ एक बड़ी चुनौती को जीतने के सुख के लिए। वह अपाहिज व्यक्ति जो हर दिन पीड़ादायी व्यायाम और रिहैबिलिटेशन थेरेपी में घंटों गुजारता है। समस्याएं जाहिर है, ये लोग असफल होने का जोखिम उठाते हैं। अगर वे बरसों के प्रशिक्षण के बाद ही पुरस्कार ना जीत पाए तो दिल टूटने की बहुत बड़ी आशंका हमेशा रहती है। और वे सफल व्यक्ति जो पर्वत के शिखर पर पहुंच जाता है, क्या वह व्यक्ति स्वतंत्रता के एहसास का आनंद नहीं लेता? क्या उसे समस्याओं से मुक्ति नहीं मिलती? क्या वह बोरियत की उस समस्या से मुक्त नहीं है जो स्वप्नहीन व्यक्ति को सताती है? क्या वह असफल होने के उस डर से मुक्त नहीं है जो महत्वाकांक्षी व्यक्ति को परेशान करता है? क्या पहले स्थान पर आ जाने से, सफल हो जाने से धरती स्वर्ग नहीं बन जाती? पर्वत के शिखर पर पहुंचना, अमेरिका का राष्ट्रपति चुना जाना, सफल होने का मेरे पास थोड़ा सा व्यक्तिगत अनुभव है। मेरा दावा है कि सफल व्यक्ति के पास महत्वाकांक्षी व्यक्ति की तुलना में अक्सर ज़्यादा बड़ी समस्याएं होती हैं। निश्चित रूप से सफल होना अद्भुत है, परंतु यह कहना कि सफल व्यक्ति सारी समस्याओं को पीछे छोड़ देता है एक भूल है। मेरा ये व्यक्तिगत अनुभव है कि सफल व्यक्ति के पास महत्वाकांक्षी व्यक्ति की तुलना में ज़्यादा बड़ी समस्याएं होती हैं। आप मुझे 1955 में इस बात का विश्वास नहीं दिला सकते थे। जब मैं 28 साल का था, मुझे अमेरिका में रिफॉर्म्ड चर्च से फ़ोन आया कि मैं कैलिफोर्निया में एक नया चर्च शुरू करूं। मुझे $500 नगद देने का वायदा किया गया था। हमारे पास पैसे नहीं थे, संपर्क नहीं थे, पर्याप्त समर्थन नहीं था। हमारे पास सिर्फ एक सपना था, परंतु मैंने सीखा कि अगर आपके पास सपना है तो आपके पास सब कुछ होता है, जिसमें बहुत सी भयावह समस्याएं शामिल हैं। मैं उस दिन का सपना देखता था जब मैं अपने लक्ष्यों तक पहुंच जाऊं, जब मैं सफल हो जाऊं, जब मुझे जीतने और सपनों को साकार होते देखने की आत्मसंतुष्टि मिले। मैं उस दिन के सपने देखता था जब मैं अपनी समस्याओं को पुरस्कार में बदल लूंगा। इसके लिए मैंने 40 साल की योजना बनाई। मैं दुनिया के सबसे महान गिरजाघरों में से एक बनाना चाहता था। मुझे तब विश्वास था और आज भी है कि चर्च मानव समाज की एकमात्र संस्था है जो स्त्री पुरुषों के
हृदय में आस्था बनाए रखने के लिए पूरी तरह समर्पित है। इस प्रबल आस्था के बिना मानव जाति नष्ट हो जाएगी। मैंने महसूस किया कि मेरा सफल चर्च लगभग 6000 सदस्यों से बनेगा। मैंने 40 सालों को 6000 सदस्यों से भाग दिया और इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि 40 साल में सफल होने के लिए मुझे बस इतना करना था कि अपने चर्च में हर साल 150 सदस्य जोड़ लूं। मैंने कड़ी मेहनत की और चर्च के प्रति अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप मैंने सीखा कि महान स्वप्नदर्शियों के महान सपने कभी पूरे नहीं होते, वे हमेशा आशा से अधिक पूरे होते हैं। सिर्फ 15 साल में ही मेरे चर्च की सदस्य संख्या 6000 तक पहुंच गई। हम सफल हो गए थे। रिचर्ड न्यूट्रा ने एक सुंदर चर्च डिजाइन किया जिसमें 2 प्रातःकालीन सभाओं के दौरान प्रत्येक में 1500 व्यक्ति बैठ सकते थे। टेलीविजन मिनिस्ट्री के द्वारा खुले गए। हम इतने अधिक लोगों तक पहुंचने लगे जितना मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मेरे लक्ष्य सिर्फ पूरे नहीं हुए थे, वे छोटे पड़ गए थे। मैं अपनी मंजिल पर पहुंच गया था। मैं सफल हो गया था। क्या मैं अपने पुरस्कार से खुश था? क्या मुझे वह संतोष था जो किसी काम को अच्छी तरह करने पर मिलता है? क्या मेरा जीवन समस्याओं से मुक्त था? नहीं। हम जितने सफल होते गए हमारी समस्याएं उतनी ही बढ़ती गई। एक बात तो यह है कि सफलता लोगों को आकर्षित करती है। हमारे पास इतने अधिक लोग हो गए कि हम उन्हें संभाल नहीं पा रहे थे। हमारा चर्च जिसमें हर प्रार्थना सभा में 1500 लोग बैठ सकते थे, हर उस व्यक्ति को नहीं बिठा पा रहा था जो प्रार्थना करने का उत्सुक था। हर सप्ताह लोग आते थे, भीड़ देखते थे, पार्किंग की जगह तलाश करते समय परेशान होते थे और अपनी कार से बाहर निकले बिना वापस लौट जाते थे। मेरा हृदय उनके लिए दुखी होने लगा। इस समस्या से निपटने के लिए हमने चर्च के बाहर बैठक व्यवस्था करने का निर्णय लिया। क्योंकि न्यूट्रा ने इमारत को इस तरह डिजाइन किया था कि पूरे कांच वाला एक हिस्सा सुंदर घास के लान के सामने रहे, इसलिए यह स्वाभाविक था कि कैलिफोर्निया के खुशनुमा मौसम में बाहर कुर्सियां रखवा दी जाए। योजना बहुत अच्छी तरह काम करने लगी। कई लोग तो बाहर बैठना पसंद करने लगे, जिसे हमने गार्डन सैंक्चुअरी नाम दे दिया, जब तक कि बारिश नहीं हुई। यह भयानक दृश्य था। सैकड़ों लोग बाहर बैठे थे। उनके सिर के ऊपर कुछ भी नहीं था, ना कोई छत, ना ही तिरपाल। अचानक मेरे प्रवचन के बीच में एक बादल ना जाने कहां से आ गया और बारिश होने लगी। हल्की फुल्की फुहारें नहीं बल्कि तेज बारिश। लोग अपनी कुर्सियों से कूदकर सुरक्षित स्थान की तलाश में भागे, परंतु सुरक्षित स्थान था ही नहीं। चर्च की इमारत भरी हुई थी और अग्निशमन कानून हमें इस बात की अनुमति नहीं देते थे कि हम बाहर के इन भक्तों को चर्च की सूखी ढकी हुई इमारत में अंदर आने दें। उनके पास कोई विकल्प नहीं था। वे अपनी कार की तरफ भागे हुए चले गए। मेरे लिए यह एक काला दिन था। इस दौरान मैंने अपने सभी लक्ष्य पूरे कर लिए थे। मैंने आराम से बैठने और सफलता का आनंद लेने की कोशिश की, परंतु जल्दी ही मैं भीतर से मुर्दा महसूस करने लगा। मैंने जल्दी ही ये जान लिया कि जीवन का इकलौता सुख देने का सुख है। जब मेरे पास लक्ष्य नहीं हो बचा तो मैं दुखी हो गया। इसलिए मैंने उन इंसानों पर ध्यान केंद्रित किया जो अंदर से खाली और दुखी थे तथा जिन्हें उपचार की जरूरत थी। मैंने जब इस तरह के मानवीय कष्टों और दर्दनाक दुखों के बारे में विचार किया तो मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि हमें एक बड़े चर्च की जरूरत थी। मैंने सोचना शुरू किया, हम अपने चर्च की बैठक क्षमता किस तरह बढ़ा सकते हैं। हमने एक आर्किटेक्ट से संपर्क किया और उससे ऐसी योजना बनाने को कहा जिससे हमारे 1500 फुट के ऑडिटोरियम की दीवार हट जाए। दीवार हट जाने पर हम यहाँ 3000 लोगों को बैठा सकते थे। हमने इस विचार पर पीछा करने में 2 साल में $20,000 खर्च किए और इसके बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे कि इससे हमारे लगाए बगीचे की सुंदरता नष्ट हो जाएगी। इसमें $10 लाख का खर्च आएगा और ये विकास नहीं बल्कि विनाश होगा। सब सहमत थे कि यह सही समाधान नहीं था। अगले 3 सालों में हमने एक नए आर्किटेक्चर कंपनी को $30,000 देकर एक इमारत का मॉडल बनवाया जो 3 से 4,000 लोगों को बैठा सके। इसमें $40 से $50 लाख का खर्च आ रहा था। हमने धनराशि इकट्ठी करने के लिए व्यावसायिक मदद ली, परंतु अभियान सफल नहीं हुआ।
हम असफल हो गए थे। 5 साल, $5,000 और 2 आर्किटेक्चर फर्मों के बाद भी हमारी समस्या नहीं सुलझी थी। एक दिन मैंने एक पत्रिका उठाई और फिलिप जॉनसन के बारे में एक लेख पढ़ा। ना जाने क्यों मुझे ये एहसास हुआ कि वे हमारे समस्या को सुलझाने की कुंजी है। मैंने उन्हें फ़ोन किया और उनसे पूछा कि क्या वे 3-4 हज़ार लोगों के बैठने के लिए एक इमारत डिज़ाइन कर सकते हैं। मैंने उनसे कहा, मैं आपसे सिर्फ एक ही आग्रह करना चाहता हूँ महोदय कि ये पूरी कांच की हो। वे हैरान रह गया। पूरी कांच की? हाँ, पूरी कांच की। पूरे कांच के चर्च का मेरा सपना बचपन की उस अकेलेपन की इच्छा से प्रेरित था जब मैं आयोवा में नदी किनारे रहना चाहता था। मैं दोबारा खुले आसमान के नीचे पूजा करना चाहता था। उन्होंने पूछा, आप इस प्रोजेक्ट पर कितना धन खर्च कर सकते हैं? मैंने कहा, हमारे पास $40 लाख का कॉर्पोरेट कर्ज है जिसे हम 20 साल की अवधि में चुका रहे हैं, परंतु हमारी आमदनी में इस बात की गुंजाइश नहीं है कि हम उससे कोई और कर्ज चुका सकें। आपकी सेवाओं के लिए हमने बैंक से $2 लाख का अतिरिक्त कर्ज लिया है। आपको इस तरह की इमारत का डिजाइन बनाना होगा जो अपना आर्थिक खर्च खुद जुटा सके। 3 महीने बाद उन्होंने हमारे सामने 6 इंच का एक प्लास्टिक मॉडल रखा। यह कांच से बना था। इसमें 4 बिंदुओं वाले सितारे के आकार की इमारत थी जिसमें एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच 414 फुट की दूरी थी। कांच की छत जो फुटबॉल के मैदान से 100 फुट लंबी थी, आसमान में तैरती लग रही थी। इसके ऊपरी सिरे पर यह जमीन से बाहर मंजिल ऊपर उड़ रही थी। यह इमारत अद्भुत थी, अविश्वसनीय थी। आज ये इमारत हकीकत बन चुकी है। यह एक समस्या का समाधान था। जाहिर है, क्रिस्टल कैथेड्रल बनने के बाद हमारे सामने समस्याओं की एक नई पीढ़ी आ गई। हमने ध्वनि संबंधी समस्याओं का सामना किया। कांच की इमारतें ध्वनि तकनीशियनों के लिए बुरे सपने की तरह होती है। बहरहाल ये एक ऐसी समस्या है जिसे हमने पूरी तरह सुलझा लिया है, परंतु इस समस्या को सुलझाना मुश्किल था। कैथेड्रल का रख रखाव भी बहुत बड़ी चुनौती है। क्या आप जानते हैं कि इसे साफ चमचमाता रखने के लिए कितने खिड़की धोने वालों की जरूरत होती है? मैंने सुना है कि कैथेड्रल के पूरा होने के बाद विंडेक्स के शेयरों के भाव बढ़ गए थे। कैथेड्रल जैसी इमारत को पूरी तरह क्रियाशील रखने के लिए जितना बजट चाहिए था वह हमारी आशा से बहुत अधिक था। कैथेड्रल को खुला रखने और अच्छी हालत में रखने के लिए धन जुटाना एक नई समस्या थी जिसे हमें सुलझाना था, और हमने इसे सुलझा लिया। ये वे समस्याएं थी जिन्हें मैंने तब आमंत्रित किया जब मैंने बैठने के स्थान की कमी की समस्या को सुलझाया। जाहिर है, ये अदला बदली मुझे मंजूर है। मैं रख रखाव और बजट की समस्याओं का सामना पसंद करूंगा, बजाय इसके कि लोगों को ईश्वर की आराधना करने तथा आध्यात्मिक और भावनात्मक उपचार खोजने के अधिकार से वंचित रखा जाए। बहरहाल, जब कैथेड्रल बन गया और मेरा लक्ष्य पूरा हो गया तो एक बार फिर मेरे सामने लक्ष्य के अभाव की समस्या आ गई। आप क्रिस्टल कैथेड्रल से बड़ा काम क्या कर सकते हैं? आप किस तरह उस भावनात्मक प्रेरणा का सामना करते हैं जब आपको कोई पहाड़ की चोटी चढ़ने के लिए आमंत्रित करती है? अगर आप माउंट एवरेस्ट पर चढ़ चुके हो तो आप वहां से कहां जाएंगे? अमेरिका का राष्ट्रपति अपने शक्तिशाली पद से रिटायर होने के बाद किस तरह रोमांच और लक्ष्य बनाए रह सकता है? संदेश स्पष्ट है, कोई भी समस्याओं से मुक्त नहीं है। समस्या विहीन जीवन सिर्फ एक भ्रम है, रेगिस्तान की मृग मरीचिका है। ये एक खतरनाक छलावा है जो हमें दिग्भ्रमित कर सकता है, अंधा बना सकता है और भटका सकता है। समस्या विहीन जीवन का पीछा करना एक काल्पनिक फंतासी के पीछे भागना है। ये मानसिक और शारीरिक शक्तियों की बर्बादी है। हर जीवित इंसान के पास समस्याएं होती हैं। इस तथ्य को स्वीकार करें और दूसरे सिद्धांत की ओर आगे बढ़ें। सिद्धांत 2, हर समस्या की एक सीमित अवधि होती है। हर पर्वत का एक शिखर होता है, हर घाटी का निचला बिंदु होता है। जीवन में भी उतार चढ़ाव होते हैं, पर्वत, शिखर और घाटियां होती हैं। कोई भी हमेशा शिखर पर नहीं होता, ना ही कोई हमेशा गर्त में रहता है। समस्याओं का अंत होता है, वे चली जाती हैं। सब समस्याएं समय के साथ सुलझ जाती हैं। यह सिद्धांत तब अधिक स्पष्ट हो जाता है जब आप सावधानी से इतिहास पढ़ते हैं, क्योंकि मानवता का इतिहास पर्वत, शिखरों और घाटियों का दस्तावेज है।
मानवता उस वक्त शिखर पर पहुंचती है जब समाज पतन की स्थिति से ऊपर उठकर सभ्यता की अत्यंत अभिजात स्थिति में पहुंचता है। बहरहाल अधिकांश संस्कृतियां अत्यंत विनाशकारी तत्वों को अपने भीतर प्रवेश करने की अनुमति दे देती है। नकारात्मक प्रभावों को जड़ से उखाड़ने के बजाय मानवीय संस्थाएं पतनशीलता के साथ समझौता कर लेती हैं। पतन लगातार जारी रहता है और इसकी गति तेज होती जाती है जब तक कि ये निचले बिंदु पर नहीं पहुंच जाता जहां से ये एक बार फिर लंबी धीमी चढ़ाई चढ़ता है। इतिहास हमें सिखाता है कि हर समस्या की जीवन अवधि होती है। कोई भी समस्या स्थायी नहीं होती। क्या आपके पास समस्याएं हैं? वे गुजर जाएंगी, वे लंबे समय तक नहीं रहेंगी। आपकी समस्याएं हमेशा जीवित नहीं रहेंगी, परंतु आप रहेंगे। तूफान के बाद हमेशा सूरज निकलता है। जाड़ा हमेशा पिघलकर वसंत में बदल जाता है। आपका तूफान गुजर जाएगा, आपका जाड़ा पिघल जाएगा, आपकी समस्या सुलझ जाएंगी। सिद्धांत 3, हर समस्या में सकारात्मक संभावनाएं होती हैं। किसी चीज को छुपाना ईश्वर की महिमा है। हर समस्या में किसी रचनात्मक संभावना के रहस्यमयी तत्व छुपे होते हैं, चाहे वह संभावना आपके लिए हो या किसी और के लिए। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक व्यक्ति के लिए जो समस्या है वह किसी दूसरे के लिए लाभदायक व्यवसाय बन सकती है। उदाहरण के लिए चूहे दुनिया भर के लोगों के लिए समस्या है। बहरहाल अमेरिका में सिर्फ चूहों की उपस्थिति हमारी अर्थव्यवस्था में करोड़ों डॉलर का योगदान देती है। चूहे हजारों नौकरियों के लिए जिम्मेदार हैं। फैक्ट्रियां चूहे पकड़ने की मशीन बनाती हैं। चूहा मार दवाओं से बहुत से परिवारों को रोजगार मिलता है। इसी तरह हर मानवीय समस्या में उस आदमी के लिए संभावनाएं छुपी होती है जो उन्हें खोजने का इच्छुक होता है। दिवालियापन एक व्यक्ति के लिए इतना भयानक अनुभव था कि उसने इस प्रक्रिया से गुजरने वाले दूसरे लोगों की मदद करने का फैसला किया। आज वह उन लोगों को परामर्श देता है जो खुद को दिवालिया घोषित करने जा रहा है। एक व्यक्ति की समस्या दूसरे व्यक्ति का अवसर है। अस्पतालों का अस्तित्व सिर्फ इसलिए है क्योंकि लोग बीमार पड़ते हैं। वकीलों का धंधा इसलिए चलता है क्योंकि लोग क्षणिक कमजोरी या अज्ञान की वजह से कानूनों का उल्लंघन करते हैं। मुर्दाघर, कब्रिस्तान, कॉलेज, चर्च और विश्वविद्यालय इसलिए अस्तित्व में हैं क्योंकि उनका लक्ष्य समस्या से जूझ रहे लोगों की मदद करना है। सिद्धांत 4, हर समस्या आपको बदल देगी। समस्याएं हमें कभी उसी रूप में नहीं छोड़ती जिस रूप में उन्होंने हमें पाया था। मुश्किलों का दौर हर व्यक्ति पर अपना प्रभाव छोड़ जाता है। कोई भी मुश्किलों के स्पर्श से अछूता नहीं रहता। हाल ही में एक बेहद सफल सेल्समैन से बातें कर रहा था। उसकी आमदनी लाखों में है। जब मैंने उससे उसके प्रशिक्षण के बारे में पूछा तो मुझे ये जान के हैरानी हुई कि उसके पास इतिहास और शिक्षण की डिग्रियां थी। डॉक्टर शूलर, सच तो ये है कि मैं बहुत बोरिंग टीचर था। चूंकि मैं बोर करता था इसलिए मेरे विद्यार्थी बेचैन हो जाते थे और मैं उनसे संवाद नहीं कर पाता था। मैं एक बोरिंग टीचर इसलिए था क्योंकि मैं खुद बोर होता था। मेरी बोरियत विद्यार्थियों तक पहुंचती थी। ये अच्छी स्थिति नहीं है। क्योंकि मुझे विद्यार्थियों के साथ समस्या आती थी इसलिए मेरा अनुबंध खत्म होने के बाद उसे दोबारा नहीं बढ़ाया गया। दरअसल मुझे निकाल दिया गया। जब स्कूल ने मुझे नौकरी से निकाल दिया तो मैं इतना क्रोधित हो गया कि मैंने बाहर निकालकर खुद कुछ बनकर दिखाने का फैसला किया। मैं बाहर गया और एक बेहतर काम करने लगा। और फिर उसने एक बहुत बढ़िया वाक्य देखा और कहा, मुझ में जोश पैदा हो, इसके लिए मेरा नौकरी से निकाला जाना बहुत जरूरी था। उसने इसे स्पष्ट किया। मूलतः मैं बहुत आलसी था। अनुबंध खत्म होने से मैं आलसी दिनचर्या के जाल में बाहर निकल आया। मैं हमेशा कृतज्ञ रहूंगा कि मुझे नौकरी से निकाला गया, क्योंकि इससे मैं खुद पर इतना क्रोधित हो गया कि मैं उठ खड़ा हुआ और आगे बढ़ने लगा। सिद्धांत 5, आप ये चुन सकते हैं कि आपकी समस्या आपके साथ क्या करेंगी। हो सकता है आप परिस्थिति को नियंत्रित ना कर सकते हो, परंतु आप अपनी प्रतिक्रिया को तो नियंत्रित कर सकते हैं।
आप अपने दर्द को अपशब्द में बदल सकते हैं, या फिर कविता में विकल्प का चुनाव आपके हाथ में है। हो सकता है आप में मुश्किलों को ना चुना हो, परंतु आप ये चुन सकते हैं कि आप उन पर कैसी प्रतिक्रिया करेंगे। मुझे याद है, मैंने कई साल पहले राष्ट्रीय टेलीविजन पर डॉक्टर नॉर्मन विंसेंट पील का इंटरव्यू देखा था। इंटरव्यू लेने वाले ने उनसे पूछा, डॉक्टर पील, आप सकारात्मक चिंतन को किस हद तक अमल में लाते हैं? डॉक्टर पील ने जवाब दिया, मैं इसे उन क्षेत्रों में अमल में लाता हूं जिन पर मेरा नियंत्रण होता है। अगर मैं एक हवाई जहाज खरीदूं और वह दुर्घटनाग्रस्त हो जाए तो उस पर मेरा कोई नियंत्रण नहीं है। मैंने इस बारे में लंबे समय तक सोचा। बाद में डॉक्टर पील के साथ मुलाकात होने पर मैंने उनसे कहा, मैं संभावनापूर्ण चिंतन को जीवन के सिर्फ उन्हीं क्षेत्रों में अमल में नहीं लाता जिन पर मेरा नियंत्रण हो, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में लाता हूँ। वे हैरान रह गए। मैंने स्पष्ट किया, दरअसल डॉक्टर पील, हम भले ही समस्या को नियंत्रित ना कर पाए, परंतु हम प्रतिक्रिया को तो नियंत्रित कर ही सकते हैं। जीवन की अनियंत्रित दिख रही समस्याओं पर जब आप अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित करते हैं तो दरअसल आप खुद पर उस समस्या के प्रभाव को नियंत्रित करते हैं। समस्या के प्रति आपकी प्रतिक्रिया अंतिम शब्द है। यही इसलिए महत्वपूर्ण बात है। आप समस्या को अपने साथ कैसा सलूक करने देंगे। ये आपको कमजोर या सख्त बना सकती है, ये आपको बेहतर या कटु बना सकती है, और यह आप पर निर्भर करता है। सिद्धांत 6, हर समस्या पर नकारात्मक और सकारात्मक प्रतिक्रिया हो सकती है। अंतिम विश्लेषण में संघर्ष करने वाले लोग मुश्किलों को सिर्फ इसलिए हरा पाते हैं क्योंकि उन्होंने सकारात्मक प्रतिक्रिया करने का विकल्प चुना था। यह हमेशा उतना आसान नहीं होता जितना कि लगता है। उदाहरण के लिए, अनचाही गर्भावस्था की समस्या के बारे में सोचें। विकल्प क्या है? चुनाव क्या है? कौन से समाधान सचमुच समाधान है? आप कैसे निर्धारित करेंगे कि कौन सी प्रतिक्रियाएं सकारात्मक हैं और कौन सी नकारात्मक? मुझे सबसे अंतिम प्रश्न का जवाब सबसे पहले देने की अनुमति दें। सकारात्मक प्रतिक्रिया वह होती है जो मानवीय परिवार के सामूहिक आत्मसम्मान में सर्वाधिक योगदान देती। अपने विकल्पों में से उसे चुनूंगा जो मानवीय परिवार द्वारा झेलने वाली शर्म को कम कर दे। मैं उस प्रतिक्रिया को चुनूंगा जो अंततः मुझे इंसान के रूप में अधिक गर्व का एहसास करे। इसके अलावा सकारात्मक प्रतिक्रिया वह होगी जो अधिकतम लोगों को अधिकतम खुशी प्रदान करे, जिसमें समाज में रचनात्मक योगदान देने की सबसे अधिक संभावना हो। इसके विपरीत नकारात्मक प्रतिक्रिया वह प्रतिक्रिया है जो मेरे लिए या मानव परिवार के लिए सबसे अधिक शर्मनाक होगी और उससे किसी का हित नहीं होगा। समस्या की सबसे सकारात्मक प्रतिक्रिया को चुनने के इस सकारात्मक सिद्धांतों के आधार पर मैं लंबे समय से इसकी वकालत कर रहा हूँ कि अनचाहे गर्भ को पूरे समय तक रखना चाहिए और बच्चे को इस संसार में शिशुविहीन परिवार की प्रार्थनाओं के जवाब में आने देना चाहिए। गर्भपात समस्या का नकारात्मक समाधान है। समस्या की सबसे सकारात्मक प्रतिक्रिया चुनने के ये सिद्धांत अन्य समस्याओं पर किस तरह लागू किए जा सकते हैं? उदाहरण के तौर पर, भयानक आर्थिक नुकसान के प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया क्या है? इस तरह की स्थिति में क्या जिम्मेदारी न लेना सकारात्मक प्रतिक्रिया होगी? भाग जाना, शराब, मादक द्रव्य या आत्महत्या द्वारा बचना? नहीं। इस तरह की नकारात्मक प्रतिक्रिया से और बड़ी समस्या पैदा होती है क्योंकि वे दबाव बनाती है, समस्या के तात्कालिक समाधान का वायदा करती है। अपने बिलों का भुगतान करने के लिए पैसे चुराना एक नकारात्मक समाधान है क्योंकि इससे आप नई समस्या को आमंत्रित करेंगे। भेद खुलने और पकड़े जाने का डर आपको सताएगा, आपको शर्म का एहसास होगा तथा आपका आत्मसम्मान कम हो जाएगा और मानवीय परिवार का सामूहिक आत्मसम्मान कम हो जाएगा। किसी समस्या के सकारात्मक समाधान की पहल करने के लिए साहस की आवश्यकता हो सकती है। अपने कर्जदारों का सामना करने और उनसे ईमानदारी के व्यवहार करने में साहस की आवश्यकता होती है। अगर वे तत्काल भुगतान के लिए दबाव डालते हैं, अगर वे आपको अपनी समस्या सुलझाने का समय देने से इनकार करते हैं, तो दिवालियेपन का आवेदन करने के कानूनी और सम्मानीय मार्ग का चुनाव करें। इससे आपको इतना समय भी मिल जाएगा जिससे आप बिना अपराध किए अपने समाधान खोज सकेंगे। अगली बात, हम विवाह में झगड़ों और परेशानियों की समस्या पर विचार करें।
वर्षों तक ये माना जाता रहा कि बच्चों के लिए यह बेहतर है कि वे एक अभिभावक के साथ शांति से रहें, बजाय उस घर में रहने के जहां माता पिता अक्सर लड़ते हैं। इस अवैज्ञानिक सामान्य रूप से स्वीकृत और निराधार मान्यता के आधार पर लाखों विवाहित दंपतियों ने वैवाहिक अशांति की समस्याओं के तात्कालिक समाधान के लिए तलाक का विकल्प चुना। कई को सचमुच विश्वास था कि यह बच्चों के लिए बेहतर है। बहरहाल, हाल में हुए अध्ययन बताते हैं कि दरअसल अधिक नकारात्मक समाधान हो सकता है। अगर बच्चों का बस चले तो कोई तलाक ना हो। यह डॉक्टर अल्बर्ट ए सोलनिट का कथन है, जो उन्होंने अमेरिकन एकेडमी और पीडियाट्रिक्स को भेजी अपनी रिपोर्ट में हाल ही में कहा। येल यूनिवर्सिटी के ये मनोविश्लेषक आगे कहते हैं, हम किसी तरह से ये नहीं जानते कि बच्चों पर तलाक के दूरगामी प्रभाव क्या होते हैं। अगर हम एक ऐसी दुनिया में रहें जो बच्चों की इच्छाओं से चले तो एक भी तलाक नहीं होगा। एक अन्य बाल मनोविश्लेषक कहते हैं कि उन्हें किसी तरह से ये विश्वास नहीं होता कि माता पिता का तलाक बच्चों के लिए अच्छा होता है। नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी में मनोविश्लेषण के प्रोफेसर और शिकागो के नॉर्थ वेस्टर्न मेमोरियल अस्पताल में किशोर इकाई के प्रमुख डॉक्टर डेरेक मिलर के अनुसार इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि एकाकी अभिभावक द्वारा पाला गया बच्चा दो अभिभावकों द्वारा पाले गए बच्चों से अधिक सुरक्षित अनुभव करता है या उससे बेहतर होता है। उन्होंने किशोरों में बढ़ती आत्महत्या, मादक द्रव्यों की आदतों, किशोरावस्था का गर्भधारण, शराबखोरी और यहाँ तक कि हत्याओं के बढ़ने पर टिप्पणी की। ये समस्याएं 60 के दशक में उभरी थी और 70 के दशक में बढ़ी। इस तरह का शोध बताता है कि तनाव और झगड़ों के बावजूद इकट्ठे बने रहना अधिक सकारात्मक हो सकता है। मेरे माता पिता में झगड़े होते हैं। मुझे याद है कि जब मैं छोटा था तो हमारे घरेलू जीवन में जोरदार बहसें होती थी, परंतु तलाक के बारे में कभी सोचा भी नहीं गया। इस वजह से मैं इस विश्वास के साथ बड़ा हुआ कि समाधान कभी किसी कठोर समस्या से भागकर नहीं पाए जा सकते। मेरा विश्वास है कि चूंकि मेरे माता पिता ने समस्याओं के बावजूद अपने विवाह को अक्षुण्ण बनाए रखा, इसलिए मैं बेहतर व्यक्ति हूँ और सफल होने में लगन का परिचय देता हूँ। उनके अटूट प्रेम ने मुझे निष्ठा के महत्व में विश्वास करना सिखाया। अगर आप जानते हो कि तलाक कोई विकल्प नहीं है, प्रेम करना सीख सकते हैं। मुश्किलें हमेशा हारती हैं, संघर्ष करने वाले हमेशा जीतते हैं। संघर्ष करने वाले अंत तक हिम्मत नहीं हारते। उन्होंने समस्याओं को मैनेज करते समय सबसे सकारात्मक प्रतिक्रिया का चुनाव करना सीख लिया है और यही असली कुंजी है समस्याओं को मैनेज करना, क्योंकि हमारे सारे संभावनापूर्ण चिंतन के बावजूद ऐसी कुछ समस्याएं रहेंगी जिनके समाधान हमें नहीं सूझेगी। अगर आपका पैर काट दिया गया है तो आप इसे दोबारा नहीं उगा सकते। बहरहाल, आप इस समस्या का मैनेज अवश्य कर सकते हैं अगर आप उन सारे संभव तरीकों पर विचार करें जिनके द्वारा कृत्रिम अंग विकसित किया जा सकता है, सुधारा जा सकता है और परिष्कृत किया जा सकता है। आप दूसरों से बेहतर चलने, अधिक लय से चलने तथा अधिक तेजी से चलने का संकल्प करके इसे मैनेज कर सकते हैं। इस प्रक्रिया में आप हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा बन जाएंगे जिसका जीवन आपको स्पर्श करेगा। मैं ये दावा नहीं करता कि संभावनापूर्ण चिंतन आपकी हर समस्या सुलझा सकता है, परंतु मुझे जरा भी संदेह नहीं है कि अगर हम सिर्फ विश्वास कर सके तो अधिकांश समस्याएं सुलझ सकती हैं। इंसानों के लिए ये असंभव है, परंतु ईश्वर साथ हो तो सब कुछ संभव है। परंतु अगर किसी समस्या का समाधान ही ना हो तो फिर क्या करें? जब आप समस्या को सुलझा ना सके तो उसे मैनेज करें। विजेता वे ऐसा किस तरह करते हैं? जब वे समस्या को सुलझा नहीं सकते तो वे उसे रचनात्मक तरीके से मैनेज करते हैं। और आप ऐसा किस तरह कर सकते हैं? आप रचनात्मक तरीके से समस्याओं को मैनेज करने के उन 12 सिद्धांतों को अनुसरण करके ऐसा करते हैं जो अगले अध्याय में बताए गए हैं।